जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को मोस्ट लव्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड लीडर्स बता दिया तो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग सुलग उठा और इसके बाद राहुल गांधी लंदन जाकर बकायदा प्रधानमंत्री मोदी को और इस देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी समय से पहले चीजों को भांप लेते हैं, जान लेते हैं, तो इसके बाद पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग बिलबिला उठा और केजरीवाल ने तो बकायदा सीधे प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ बता दिया और यह वीडियो तो मैं आपको दिखा चुका हूं। इसी प्रकार से जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फादर ऑफ इंडिया बताया था तो पूरा जो दुनिया भर का लेफ्ट लिबरल सिस्टम है वो फिर से भड़क उठा और उसी के बाद अमेरिका के बदनाम उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने यह खुलेआम ऐलान कर दिया कि जो भी मोदी सत्ता को हटाने में प्रयास करेगा, दुनिया के जितने भी राष्ट्रवादी सरकारें हैं उसको हटाने में प्रयास करेगा, उसे $1 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया गया। लेकिन अब जब सीधे नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति के अधिकारियों ने यह ऐलान कर दिया है कि पीएम मोदी विश्व शांति का सबसे बड़ा चेहरा है, तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई पहलुओं को ही डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ राष्ट्रवादी है और दूसरी तरफ लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। राष्ट्रवादी वो है जो अपने देश से प्रेम करते हैं, वो अपने देश को विकास की धारा में आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लेफ्ट लिबरल गैंग है जिसका विकासवाद से कोई लेना देना नहीं, जिसका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सत्ता पर किसी ना किसी प्रकार से कब्जा बनाए रखना चाहता है। ये परिवारवादी लोग भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और इसीलिए अब ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि पिछले 2 दशकों से प्रधानमंत्री मोदी को जो बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं और पूरी दुनिया जानती है इस बात को, उन्हें सत्ता में न आने देने के लिए या फिर सत्ता से हटाने के लिए पिछले 2 दशकों से प्रयास हो रहा है। और ये हम सब जानते हैं, एक एक कहानी हम सबको पता है। ये वो खेल है जिसे विपक्ष एक सच्चाई का जामा पहनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, नैरेटिव का खेल खेलता है। लेकिन इस देश की जनता बड़ी समझदार है, वो जानती है कि उनके हितों के लिए काम करने वाला कौन है। और इसीलिए जहां गुजरात की जनता ने लगातार कई बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखा, वहीं भारत की जनता ने उन्हें दूसरी बार पूर्ण बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाया। और आज अब आप सुनिए जो सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिबल फेस ऑफ पीस कहा गया है और यह जानकारी किसने दी है ये भी आप समझ लीजिए। नॉर्वे के नोबेल शांति पुरस्कार का चयन करने वाली कमेटी के उपाध्यक्ष एस्ले टोजे ने एक प्रेस वार्ता में दी, उन्होंने ये जानकारी दी है। नोबेल शांति पुरस्कार जो घोषित करती है समिति, उसका मानना है कि दुनिया में इस समय शांति के लिए अगर कोई सबसे विश्वसनीय चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी का है। आप देख लीजिए रिपोर्ट, मोस्ट क्रेडिबल फेस ऑफ पीस। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा करने वाली समिति का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने जो काम बिना शोर शराबे के किया, ऐसे व्यक्तित्व की आज पूरी दुनिया में बहुत ही जरूरत है। अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए नोबेल समिति से जुड़ी ये खबरें सुकून देने वाली तो हैं ही, लेकिन उन लोगों के ऊपर एक तमाचा भी है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के बहाने भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते रहते हैं, जो इस देश की प्रधानमंत्री को, इस देश को बदनाम करने का कुचक्र रचते हैं। और याद रखिए ये सब तो कई बरसों से चल रहा है, उसमें अवार्ड वापसी गैंग भी है, ये हम सबको पता है। और इतना ही नहीं, अब मैं आपको कुछ कहानियां भी दिखाता हूं।
भूले नहीं होंगे दोस्तों, 2019 में लोकसभा का चुनाव था और उस समय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन माने जाने वाली टाइम मैगजीन ने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बता दिया था। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। टाइम पत्रिका की तरह ही जो बीबीसी है, बड़ा क्रेडिबल माना जाता है ना, लेकिन इसके बारे में तो मैं सारी चीजें जो पोल पट्टी है वो भी खोल चुका हूं। लेकिन आप देखिए, बीबीसी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता है और कहता है कि भारत के मुसलमान नरेंद्र मोदी के राज में डरते हैं। नरेंद्र मोदी का राज इतना खूंखार है। और बीबीसी रिपोर्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री भी बनाती है, और एक तो हाल की ही डॉक्यूमेंट्री है, और डॉक्यूमेंट्री भी किस पर? इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है। लेकिन चूंकि मोदी को बदनाम करना है, भारत को बदनाम करना है, तो सिर्फ मुसलमानों की स्थिति पर फोकस करते हुए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का एक वॉशिंगटन पोस्ट भी है, वो भी यही नैरेटिव बनाता है कि मोदी के भारत में मुसलमानों का रहना किसी दुखद स्वप्न की तरह है। आप ये रिपोर्ट देखिए और जानते हैं, ऐसा ही नैरेटिव न्यूयॉर्क टाइम्स भी बनाता है। मैं सारी रिपोर्ट एक एक करके लाया हूं, और वो इसलिए जरूरी है कि जब पूरी दुनिया में राष्ट्रवादियों और लेफ्ट लिबरल गैंग के बीच एक जंग चल रही है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। उसमें अच्छाई भी है, अच्छी ताकतें भी काम करती है। आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है। ये भी ऐसा ही नैरेटिव बनाता है और कहता है कि मोदी का भारत वो स्थान है जहां प्रजातंत्र की मौत हो रही है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र स्वतंत्रता और सहिष्णुता को नष्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह भारत के विपक्ष और विश्व के लेफ्ट लिबरल गैंग का नैरेटिव एक जैसा ही है। अब ब्रिटेन के एक मशहूर समाचार पत्र की कहानी दिखाता हूं। टेलीग्राफ विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव को वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए खतरा बता रहा है। अब देखिए कितना निष्पक्ष होगा ये अखबार। मतलब भारत की ताकत बढ़ रही है तो पूरी दुनिया का जो शक्ति संतुलन है वो खराब हो जाएगा, ये कह रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी वाले नैरेटिव को ही आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, कि मोदी के गहरे दोस्त अडानी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है। अब जरा सोचिए, अडानी, अंबानी या इन जो बड़े भारत के उद्योगपति हैं, भारत के लोगों से भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा होगा या आपकी अर्थव्यवस्था को खतरा होगा? ब्रिटेन, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा होगा। समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी अखबार ने तो ये कहा ना कि भारत की ताकत बढ़ेगी तो दुनिया का शक्ति संतुलन खराब हो जाएगा। आप देखिए, राहुल गांधी के आग लगने वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन का ये लेफ्ट लिबरल समाचार पत्र किस प्रकार की हेडलाइन बनाता है। आज अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन भारत में जो बांटो और राज करो की नीति है ना, वो दूसरे तरीके से लागू कर रहे हैं। पुलिस पब्लिकली बीट मुस्लिम्स हु डिसरप्टेड हिंदू फेस्टिवल इन इंडिया। ये टेलीग्राफ, ब्रिटेन की टेलीग्राफ का हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूं। और यही नहीं दोस्तों, जो अमेरिका के तमाम उद्योगपति हैं, मैं बार बार इसकी चर्चा इसलिए करता हूं ताकि आपको ये याद रहे, ये पूरा का पूरा नैरेटिव का खेल है। जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सहारा लिया। वैसे तो ये शुरू से नैरेटिव चला रहा है, इस बार इसने हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो ये कहता है कि भारत में लोकतंत्र बहाल हो जाएगा, क्योंकि इसे लगा अडानी तो खत्म हो गया। और अडानी को आप सिर्फ एक कंपनी मत समझिए, ये एक प्रतीक है, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, अगर एक रिपोर्ट से ये ढह जाता है तो ये समझ जाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर है। और इसी नैरेटिव को, ये जितनी सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ना, भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, इसे ही आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने
लंदन में कुछ दिन पहले यही कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अब चलिए मान लीजिए कि ये ठीक है, मैं तो इसको भी मान लूं कि चलो विपक्ष का नेता है, बोल दिया होगा, लेकिन इसके आगे की रिपोर्ट देखिए। उन्होंने सभी से भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए कहा। देख लीजिए ये आर्टिकल आप पहले ध्यान से, मतलब बाहर की दुनिया के लोग बाहर भारत आएं और उन्हें बचाएं। और यही नहीं, राहुल गांधी ने अमेरिका, यूरोप की सरकारों से भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। अरे भैया, जब कश्मीर की बात होती है तो हम गर्व से कहते हैं, पूरी ताकत से कहते हैं कि ये द्विपक्षीय मामला है, हम किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत की सबसे पुरानी पार्टी का ये नेता विदेश में जाकर ये कहता है कि भारत में हस्तक्षेप करो, आप ये देख लीजिए। लेकिन राहुल गांधी, जो ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट लिबरल गैंग है, और उसका जो सबसे बड़ा नेता है जॉर्ज सोरोस, जो उद्योगपति हैं, उन्हीं की सोच को राहुल गांधी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं। और वो सिर्फ विदेशों में नहीं बल्कि देश में भी यही काम करते हैं, और अपनी पार्टी को भी यही समझाते हैं कि देश में आग लगी हुई है। वो ये भी नैरेटिव फैलाते हैं कि ये देश बटा हुआ है और नफरत फैलाने वाला, एक दूसरे से घृणा करने वाला बन रहा है। लंदन में तो उन्होंने फैला दिया, जब भारत लौटे तब भी उन्होंने यही काम किया, भारत को बदनाम करने की कोशिश की, संसद को बदनाम करने की कोशिश की। वो संसद में इतना भाषण उन्होंने दिया, बेबुनियाद आरोप लगाए, और उसके बाद भी यही कह रहे हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। आप सुन लीजिए। मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। इतना ही नहीं, वो आगे ये भी कहते हैं कि भारत की लोकतंत्र की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, जब उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा तभी भारत के लोकतंत्र की असलियत की पहचान होगी। आप सुन लीजिए। इफ इंडियन डेमोक्रेसी वाज फंक्शनिंग, आई वुड बी एबल टू से माई पीस इन पार्लियामेंट। एक्चुअली व्हाट यू आर सीइंग इज अ टेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देख रहे हैं ना, जब ये बात होती है ना परिवारवादी की, तो उसका ये उदाहरण है। कांग्रेस में अध्यक्ष कोई और बन गया, लेकिन राहुल गांधी के अलावा और कुछ नहीं होता। इस देश में अनेकों पार्टियां हैं, विपक्ष में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जब तक राहुल गांधी सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भारत के लोकतंत्र की पहचान नहीं होगी। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना नैरेटिव फैलाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया, क्योंकि जनता उनकी सुरक्षा कवच बनी हुई है। वो आज आंकड़ों में आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हर पोल में ऊपर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे अधिक है, और ये सारे के सारे आंकड़े आप देख लीजिए। साथियों, तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना घास में सुई ढूंढने के जैसा है, घास में तिनके के ढूंढने जैसा है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना तथ्यों के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मेहनत करता ही नहीं है। इसीलिए सभी लोग तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो भारत का विपक्ष है, पूरा का पूरा जो गैंग है, वो आम जनता के बीच बेनकाब हो रहा है, उनका विश्वास खत्म हो रहा है। और याद रखिए, इतिहास में जैसे जैसे समय गुजरेगा, विकास की इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की वजह से ये सारा गैंग जयचंद के नाम से जाना जाएगा। जैसे आज पूरा देश जयचंद को याद करता है, उसी प्रकार से आज भारत के विकास की में जिस प्रकार से ये बाधा बन रहे हैं, उसमें इनकी भूमिका भी कुछ इसी प्रकार से याद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।